प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। आज 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारी पृथ्वी, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, वास्तव में आज हमारी पृथ्वी में हम देख रहे हैं कि पेड़ों की कटाई तथा इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्याएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी प्रकृति का संरक्षण करें तथा जो भूमि, जल, वायु, झील, इन सब का महत्व समझें, क्योंकि इन सब का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर प्रकृति नहीं तो जीवन संभव नहीं। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन में यह चर्चा किया गया कि हम कैसे पर्यावरण को संरक्षण करें तथा 5 जून 1974 को प्रथम बार पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। तत्पश्चात हर वर्ष हम 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं तथा साथ साथ अलग अलग थीम हर बार होता है और इस बार का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का खतरा तथा जैव विविधता में नुकसान बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण मात्र प्लास्टिक है। तो आज 11 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित कर रहा है, जो हम सब के लिए अति चिंता का विषय है। तो कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित करें, इस विषय पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है तथा हमारे बीच बहुत ही अनुभवी वक्तागण मौजूद हैं जो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। पर्यावरण संरक्षण, जीवन संरक्षण। हमारे बीच मौजूद है आदरणीय परम श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी जी, जो सरलता, दिव्यता तथा ओजस्वी वक्ता भी हैं और सरलता की प्रतिमूर्ति दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप विगत 50 वर्षों से एक लाइट हाउस के रूप में सभी आत्माओं को जीवन दिशा प्रदान कर रहे हैं तथा साथ ही साथ आपके सानिध्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 550 सेवा केंद्र का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही अविस्मरणीय बात है। तो हमारे बीच जो वक्तागण हैं उन सब का स्वागत के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को
बैच तथा पौधे भेंट करके स्वागत करने का अनुरोध करती हूँ। आप सब भी तालियों के माध्यम से इस स्वागत में सम्मिलित होंगे। जिस प्रकार सावन में हरियाली जरूरी है, हमारे मंचासीन अतिथियों के स्वागत में ताली जरूरी है, ताली जरूरी है। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर विधिवत कार्यक्रम का आगाज करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता महेश शर्मा जी, आदरणीय बिसेन जी, आप भी आइए। नाम हमारे बीच आदरणीय भ्राता धीरेन्द्र एसडीओ भी साहब भी हैं, तो मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए आप भी मंच पर आमंत्रित हैं। साथ ही भ्राता बिसेन जी भी मंच पर आमंत्रित है। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी से भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आमंत्रित हैं। पर्यावरण दिवस यह प्यारा सारा विश्व मनाए, चिंता कुल वैज्ञानिक सबको दे आवाज जगाए। अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान। पर्यावरण दिवस यह प्यारा सारा विश्व मनाए, चिंता कुल वैज्ञानिक सबको दे आवाज जगाए। अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान। बढ़ रहा प्रदूषण दुनिया में, खतरे के बादल छाए। छेद हुआ ओजोन पर्व में, सुनकर दिल घबराए। बढ़ रहा प्रदूषण दुनिया में, खतरे के बादल छाए। छेद हुआ ओजोन पर्व में, सुनकर दिल घबराए। यह दीप हमें संदेश दे रहा है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तथा संरक्षण के लिए एक कदम बढ़ाना है। अभी हमारे बीच अनुभवी वक्तागण मौजूद हैं। समय की सीमा को देखते हुए मैं आप सब से विनम्र अनुरोध करूंगी कि आप अपने अनुभवों को सागर को गागर में भरकर सार रूप में हमारे बीच रखेंगे। सबसे पहले मैं आदरणीय हेमलता दीदी जी, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका तथा हम सबकी प्रेरणा स्रोत, दिव्यता की प्रतिमूर्ति, आप विगत 50 वर्षों से
एक लाइट हाउस के रूप में विश्व की सभी आत्माओं को जीवन दिशा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके सानिध्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा राजस्थान के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में 550 सेवा केंद्रों के माध्यम से आप उनका सफल संचालन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अविस्मरणीय बात है। समाज के प्रति आपके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए आपको इंदौरी रत्न तथा कई महत्वपूर्ण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आज का जो विषय है पर्यावरण संरक्षण, जीवन संरक्षण, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे साथ मंचासीन सम्माननीय अतिथिगण, आदरणीय पीसी दुबे जी, आदरणीय श्रीमती किरण बिसेन जी, आदरणीय संजीव श्रीवास्तव जी, हमारी स्नेही ब्रह्मा कुमारी उषा बहन और साथ साथ भुवनेश्वरी बहन और आप सभी सभा में उपस्थित सम्माननीय नागरिकगण, भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण, जीवन संरक्षण, तो हम सब जानते हैं पर्यावरण जो हमारे चारों ओर है उसी को कहा जाता है। तो पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना है, परि और आवरण। तो हमारे चारों ओर एक आवरण तो आत्मा के ऊपर इस शरीर का है, ये भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, लेकिन इसके भी चारों ओर जैसे जल, पांचों तत्व जो प्रकृति के हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, उसके साथ साथ हम पर्यावरण में जन, जल, जंगल, जमीन, जानवर, ये सब से संबंधित सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब भी उसमें समाहित हो जाते हैं। इनसे निर्मित जो वातावरण है उसको पर्यावरण कहा जाता है। और वो पर्यावरण अगर सुरक्षित है, माना मनुष्य के जीवन यापन के लायक है, पशु पक्षियों के जीवन यापन के लायक है, तो उसे सुरक्षित संरक्षित पर्यावरण कहा जाएगा। और अगर जीवन जीने लायक नहीं तो वो हो गया असुरक्षित। तो आज के समय में हम देखते हैं, यूँ तो प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ निःशुल्क दिया हुआ है, ऑक्सीजन, वायु, जल और जमीन से भी कितने खनिज, अनाज आदि सब कुछ। लेकिन हमने, मनुष्य ने क्या किया, उस प्रकृति का जिसने इतना सब कुछ दिया जीवन जीने के लिए, और मनुष्य ने जीवन यापन का तरीका बदल दिया और उपभोक्तावादी पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति को अपना कर और इसके द्वारा हर तत्व को दूषित करना शुरू कर दिया। धरती में फर्टिलाइज़र, कीटनाशक डालना शुरू किए, जिसके कारण जल दूषित हुआ। और औद्योगिकरण इतना बढ़ा क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, रहने के लिए ज़मीन चाहिए तो वन काटने लगे, खनिजों का ज़्यादा दोहन होने लगा, प्राकृतिक संसाधनों को ज़्यादा शोषण करने लगा मनुष्य अपने लोभ लालच में आकर के। अंधाधुंध औद्योगिकरण, वनों की कटाई, तो ये सब कुछ जो होने लगा, इसके कारण
हम देख रहे हैं आज कि भूजल का स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है, जल दूषित हो गया, वायु दूषित हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, जलवायु का आज कोई ठिकाना ही नहीं है, कब गर्मी कब बारिश, गर्मी में बारिश, बारिश में बारिश ही नहीं होगी, ठंडी में ठंडी नहीं पड़ेगी। कितना परिवर्तन आज सृष्टि के अंदर होता जा रहा है और धीरे धीरे वनों की कटाई से मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो कैसे मिलेगा। बरसात ठीक से नहीं हो पाएगी वनों की कटाई से, जल कैसे मिलेगा, शुद्ध जल। तो ये सब साधन आज कम होते जा रहे हैं, संसाधन प्रकृति के। और प्रकृति आज हमसे इतना जो प्यार करती थी, हमको सब कुछ दिया, अब हमें प्रकृति से प्यार करना है। प्रकृति को हमने लोभ लालच में अनैतिक होकर के उसका इतना वो उपभोग कर लिया और इतना उसका शोषण कर लिया कि अब वो कुपित हो गई है। ये पांचों तत्व जो हमें सहयोग करते थे, आज विकराल रूप धारण करके मनुष्य को ही खत्म करने पे तुले हैं, सारी सृष्टि को ही विनाश की ओर आज ले जा रहे हैं। और आज मनुष्य के अहंकार ने, क्रोध ने कितने बॉम्ब आदि बना दिए हैं। ये सब आज जो फोड़ रहे हैं उससे भी कौन सी गैस निकल रही है, वातावरण कितना दूषित हो रहा है। तो आज जो पर्यावरण है वो पॉल्यूटेड हो गया है, हर प्रकार से जीवन जीने लायक नहीं रहा। अगर हम इसे अभी संरक्षित नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को न ऑक्सीजन मिल पाएगी, न जल शुद्ध मिल पाएगा, न वायु शुद्ध होगी, न पर्यावरण शुद्ध होगा। तो अगर हम आध्यात्मिक रूप में देखें, क्योंकि पर्यावरण का आध्यात्म से बहुत संबंध है गहरा, और अगर उस रूप में हम देखें तो ये सारा जो पॉल्यूशन, पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहे हैं सभी तत्व, इसके पीछे आज जो मनुष्य की संस्कृति तो है ही, खाओ पियो फेंको, इसके कारण आज डिस्पोजल प्लास्टिक वो सब भी इतना बढ़ता जा रहा है। उससे ही बताया कचरा कितना बढ़ रहा है। 1.5 टन प्लास्टिक का कचरा तो भारत ही पैदा कर रहा है और जिसका रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है। तो ऐसा सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो जलीय जीव जंतुओं को, पशुओं को भी मौत तक दे देता है और आज कैंसर जैसी घातक बीमारी फैल रही है। तो आज अगर हम ये सब देख रहे हैं, हमने देख लिया ऑक्सीजन, अभी जो महामारी आई थी उसके अंदर ऑक्सीजन के बिना कैसे लोगों ने प्राण त्यागे। तो आज अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये सब जो कारण बन रहे हैं, तो असल में मानव के मन में प्रदूषण हो गया है। ये बाहरी पॉल्यूशन हमारे आंतरिक मन के प्रदूषण का परिणाम हम देख रहे हैं। तो मन के अंदर हमने अपने मन में 5 विकारों को स्थान दे दिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये दूषित मन से हम एक दूसरे के लिए अशुभ विचार लाते हैं और अशुभ विचार के फलस्वरूप आज आप देखते हैं लोभ लालच में मनुष्य अपने ही संबंधियों की हिंसा कर देता है, क्रोध के कारण हिंसा कर देता है। और आज जो अनाज उपज रहा है खेती में, उसमें भी हम जो डालते हैं कीटनाशक, तो कीटों को मारो मारो, यही अंदर में संकल्प आता जब कीट लग जाते हैं तो मारो मारो, वही संकल्प से खेती हो रही है और वही वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो अनाज जो उपज रहा है वो क्या हो रहा है, जहरीला तो है ही फर्टिलाइज़र और कीटनाशकों के कारण, लेकिन जो मानसिक विचार जो उसमें जा रहे हैं वो भी कौन से जा रहे, हिंसा, क्रोध, लोभ के। और उसके कारण उस अनाज को हम खा रहे, वो जहरीला भी है लेकिन साथ साथ प्रदूषित भी है।
विचार दूषित कहते, जैसे विचार उसका असर मन का अन्न पर भी पड़ता है। तो बनाने वाले, खेती करने वाले किसान के मन का वाइब्रेशन वो उस पर भी असर डाल रहा है, और वो अनाज सब खा रहे हैं, तो उस अन्न का असर सबके मन पर हो रहा है। तो मन को भी शुद्ध बनाना आवश्यक है, और साथ साथ प्रकृति संरक्षण के लिए बाह्य कारणों को भी ठीक करना आवश्यक है। तो जब मन ठीक होगा, प्रकृति से हमारा प्यार होगा, प्रकृति के लिए हमारे अंदर उदारता का भाव होगा, जागरूकता हम स्वयं के अंदर भी लाएंगे, औरों के अंदर भी लाएंगे, और उसके लिए वनों को जो कटाई हो रही उसके बदले और पेड़ों को लगाएंगे, जिससे सबको ऑक्सीजन मिले, जल कम से कम उपयोग करेंगे, ऊर्जा को बचाएंगे, और प्लास्टिक का जो रिसाइकलिंग वाले प्लास्टिक को ही यूज़ करेंगे करना हो तो, नहीं तो दूसरे साधनों का उपयोग करेंगे, कपड़े के बैग यूज़ करेंगे। ऐसे कई तरह से हम इस प्रकृति का या कहें पर्यावरण का अगर संरक्षण करते हैं, हम सब उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि हम इन सब पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर प्रकार से जीवन रक्षा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे और सबको जागरूक करेंगे। सबके अंदर प्रकृति के लिए उदारता, भावना, प्यार, जो हमारी धरती माँ है उसके लिए प्यार, पांचों तत्वों के लिए प्यार। तो हमारी संस्था जो है ये प्रकृति संरक्षण का कार्य तो करती ही है, उसके लिए शाश्वत यौगिक खेती करते हैं, लेकिन साथ साथ सारे विश्व में 5 तत्वों को शुद्ध सात्विक बनाने के लिए, शांत करने के लिए योग लगाकर परमात्मा से शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध विचारों द्वारा उनको सकाश देते हैं, आत्माओं को भी सकाश देते, और संस्था आध्यात्मिक ज्ञान और योग के द्वारा भी मनुष्यों में व्याप्त मानसिक प्रदूषण को भी समाप्त कर उनके अंदर मूल्य निष्ठता लाती है, उनको सात्विक बनाती है, उनके मन को शुद्ध करती है, जिसके द्वारा भी हम प्रकृति का, पर्यावरण का सहज संरक्षण कर सकते हैं, और उसके द्वारा जीवन का संरक्षण होगा, और हमारी धरती भारत फिर से हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य किसी समय इस धरती को प्राप्त था, ये धरती सोना उगलती थी और चारों तरफ हरियाली थी, ऐसी ही धरती फिर से हम बनाएंगे, भारत को फिर से सिरमौर बनाएंगे। ओम शांति। बहुत ही दीदी ने हमें आज अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराया है, तो हम सब आज संकल्प करेंगे कि पर्यावरण को बचाएंगे और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में जितना हो सके खुद भी योगदान देंगे, साथ साथ दूसरों को भी जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। इसके पश्चात हमारे बीच माननीय पी.सी. दुबे जी हैं। आप अपने पद पर जब सेवारत थे तभी से संस्थान से जुड़े हुए हैं, तथा आदरणीय परम श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी से भी आपका विशेष स्नेह रहा है। आप पूर्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे। वर्तमान में आप अपने अनुभवों से कई गतिविधियों को चला रहे हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि आप आज का जो विषय है पर्यावरण संरक्षण, जीवन संरक्षण, उस पर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। मंच पे उपस्थित ब्रह्म कुमारी हेमलता दीदी, हमारी सभी ब्रह्म कुमारी बहनें और सभी संभ्रांत नागरिक, हमारे बीच में बैठे दिनेश जी और शंकर अग्रवाल जी, हमारे एसडीओ साहब, मंचासीन सभी
सम्माननीय गण, हेमलता दीदी ने जो बात बोली, हमको लगता है इतना व्यापकता उसका जो आध्यात्मिक पक्ष रखा आपने, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने रखा। आपने जो ये बताया कि हम अन्न को उत्पादन करने के लिए, सब्जियों को उत्पादन करने के लिए, अपने पोषण के लिए एक हिंसा का माध्यम अपना करके और हम कुछ प्राप्त करते हैं और उससे अपना पोषण करते हैं, तो हिंसा की जो प्रवृत्ति उन्हीं चीज़ों में जाएगी जो हम उत्पादन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अहिंसक कैसे हो सकती है। ये जो आपने एक दर्शन दिया, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, कितना कुछ हमें प्रकृति से हर पल हर क्षण हमें, हमारे परिवार, हमारे समाज सबको मिल रहा है, परंतु उसके प्रति कृतज्ञता का भाव ना तो सो के उठने के साथ और ना सोने के जाने के पूर्व कभी भी हम कृतज्ञता भाव नहीं देते कि आज प्रकृति ने हमको एक जीवन अच्छा दिया, हम खाए पिए आनंद किए, हमारे परिवार समाज सबके लोगों ने आज का जीवन जिया। ये जो कृतज्ञता का भाव का अभाव है, ख़ासतौर से शासकीय कर्मचारियों में, जो जिनको एक दायित्व ही दिया गया है, कोई भी विभाग हो, हमारे स्वास्थ्य जी भी बैठे हैं नगर निगम से, प्रकृति का दायित्व तो अर्बन एरियाज़ के लिए तो बहुत ही व्यापक है। तो चूँकि मैं शासकीय सेवा में रहा हूँ, मैं सदैव सोचता हूँ कि ये तो समाज ने हमको दायित्व दिया है और ये इस दायित्व के लिए, पालन पोषण के लिए हमको प्रति माह अपने परिवार को बचाए रखने के लिए एक सम्मानित वेतन दिया जाता है। तो हम अपने दायित्व को उस दृष्टिकोण से क्यों नहीं अपनाते जो दायित्व हमारा है। तो जो हमने बात बोला, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव और अपने दायित्वों का पालन, एक तो पक्ष हमने बोला कि शासकीय कर्मचारियों का दायित्व, दूसरा है आम नागरिक का दायित्व। जब अभी दीदी ने बोला कि 1972 से ये जो जागरूकता की बात इसमें आई थी स्वीडन स्टॉकहोम में कि हम लोगों को जागरूक करें, तो दूसरा पक्ष है कि आम नागरिक भी ये समझे कि उसके जीवन शैली में बदलाव के कारण से हम प्रकृति के ऊपर कितना बोझ प्रतिदिन डाल रहे हैं। 1972 और आज 2025, हम तो भारतीय वन सेवा में आए 1986 में। ये बदलाव मुझे एक तो ज़रूर दिख रहा है, जब हम एज ए DFO पर्यावरण कार्यक्रम करते थे तो विभाग के कुछ कर्मचारी लोग ही आया करते थे, परंतु आज इतनी जागरूकता तो बढ़ी है कि मुझे खुद ही आश्चर्य हुआ कि मुझे आज 5 जगहों पे बुलाया गया है और एक आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारीज, कोई NGOs हैं, कोई स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं। तो मुझे इतना इस बात की खुशी हुई, सबको मैंने यस कहा। मुझे केवल ये बदलाव जो है इसने मुझे बड़ा प्रेरित किया कि समाज में एक समझ विकसित हो रही है कि ये सबका दायित्व है। केवल शासन सरकार के दायित्वों के ऊपर यदि आप चुपचाप बैठ जाएंगे तो वो परिणाम नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए हमको। तो आप लोग की उपस्थिति और दीदी का इतना सुंदर एक बहुत लंबे लैंडस्केप में आपने जो हॉरिजन दिया है पूरे विचार को, बड़ा प्रेरणादायी रहा है। तो जीवन शैली में बदलाव, अभी तक तो हम बोलते थे कि एक वृक्ष लगाओ तो आपने पूरा अपने जीवन का एक बोझ मिटा दिया, परंतु शहरी क्षेत्रों में एक व्यक्ति कितना अपना बोझ डालता है प्रकृति पर, लगभग 4 से 6 टन प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड का बोझा डालता है, और जो और समृद्ध लोग हैं इससे भी ज़्यादा डालते हैं। गांव के लोग तो 1 से 2 टन डालते हैं। तो ज़्यादा जिम्मेदारी शहरीकृत क्षेत्रों की है
और आज जो आबादी पूरे वर्ल्ड की लें, चाहे मध्य प्रदेश या इंदौर की लें, ऐसा आकलन है कि 2050 तक 60 to 70% और इससे ज़्यादा लोग शहर में आकर के बसने लगेंगे। तो आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा पर्यावरण पे प्रभाव कौन डालने वाला है? मानव ही डालने वाला है एक सीमित क्षेत्र में। और जब हम शहर में आते हैं तो शहर की जो एक अपनी अलग प्रकार की आवश्यकताएं हैं और एक अलग प्रकार का जीवन शैली है, वो ऐसा जीवन शैली है जो कृतज्ञता के भाव से भरा नहीं है। हम कितना अधिक से अधिक सुविधाओं का भोग कर लें इसके ऊपर है। आप घर में अपने पानी का उपभोग आप देखें, सुबह से शाम तक जो 60 लीटर है, हम करीब 150-200 लीटर तक खर्च करते हैं। चाहे हम दाढ़ी बनाने का, शेविंग करने का हो तो हम टैप चला देते हैं, लगातार चलता है। हम ब्रश करते हैं तो लगातार टैप चलता रहता है। हम टॉयलेट जाते हैं तो कितना एक्सेस पानी को दबाते हैं, जबकि 2 बटन है, छोटा पानी भी हो सकता है आपको डालने का। जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव से आप जो ये प्रकृति में पानी के ऊपर आपने दबाव पैदा किया है, पूरे इंदौर में अभी दिसंबर जनवरी से पानी के टैंकर लगभग 200-300 टैंकर घूमने लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन गई है। मैं आपको, चूँकि कार्यक्रम है तो बहुत जटिलताओं में ना जाके कुछ व्यवहारिक पक्ष बता दूं। चूँकि मैं स्टेट एनवायरनमेंट कमेटी में अभी पिछले 3 साल तक मैं चेयरमैन था, तो इंदौर के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते थे रियल इस्टेट के, सब शहर के, अभी सब बन रहे हैं। तो उसमें अवसर होता है हमको कि देखने का अंदर तक। तो हमने कहा है जो आप ये बना रहे हो 18 लेयर की बिल्डिंग्स, इसमें पानी कहाँ से आएगा? चूँकि मैं इंदौर में हूँ, मुझे जानकारी है कि कितना नर्मदा का पानी हम दे सकते हैं। तो एक सर्टिफिकेट लगा देते हैं नगर निगम का, कहते हैं साहब नगर निगम ने हमको ये अनुमति दिया है पानी का, हम एश्योर्ड करते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, वो नगर निगम का जरा आप पत्र को डिस्प्ले कर दीजिए। बड़े मुश्किल में जब वो डिस्प्ले करते हैं, उस पर लिखा रहता है जब पानी मिलेगा तो दिया जाएगा, जब नगर निगम देगा तब इस सोसाइटी को पानी दिया जाएगा। आप सोचिए कितना ये धुंधला एरिया है, कितना ग्रे एरिया है, और कितना हम झूठ बोलते हैं। और आम नागरिक आकर के 2 करोड़ 3 करोड़ की बिल्डिंग अपना अपार्टमेंट लेता है, अरे इसमें तो नर्मदा का जल आएगा। तो हमने कहा कि ये फिर आप ऐसा करिए, ये जो एश्योरेंस है ना, जो आप अपना ऐड और ब्रोशर निकालते हैं, उसमें भी एक लाइन डाल दीजिए, पानी की व्यवस्था जब नगर निगम देगा, कब देगा सुनिश्चित नहीं है। आप सोचिए कि अभी तो इतनी पॉपुलेशन है, 2050 जब हमारी संततियाँ आगे आएंगी, उनके लिए पानी कहाँ से आएगा? फिर बोल देते तीसरा चरण, चौथा चरण आएगा पानी का, नर्मदा का 2030 तक, 35-40 तक। अब जरा पूछिए आप प्रशासन से ही, ये पानी आएगा कहाँ? नर्मदा नर्मदा आप बोलते हैं। नर्मदा का जो कैचमेंट एरिया है, वन क्षेत्र है आपका, अमरकंटक से डिंडोरी, मंडला, जबलपुर होते, नरसिंहपुर होते यहाँ आता है, उनके कैचमेंट एरिया जो उनका जल ग्रहण क्षेत्र है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? उनकी स्थिति क्या है? क्या इसका कोई आकलन है क्या? तो ऐसा गंभीर चिंतन का विषय है कि मुझे लगा कि मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि आज का समय सोशल मीडिया का समय है। सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम, इतनी चीज़ें हैं। यदि आज के युवा इस विषय को बार बार डालें तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर डेवलप होता है। जैसे आज दिल्ली में यमुना की बात एक पॉलिटिकल एजेंडा है हमारा, वहाँ पर AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कितना बड़ा एजेंडा है आज ये। परंतु क्या इंदौर में एजेंडा है क्या कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 2.5, जो कि WHO ने 5 माइक्रोग्राम बताया है, यहाँ 70-80 रहता है। आप रियल टाइम में किसी समय दे सकते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साइट में। क्या कोई जो भी, चाहे यहाँ के सांसद हो, चाहे पार्षद हो या विधायक हो,
क्या अपने एजेंडा में डालते हैं कि जो अभी 60 है हम 30 पे ले आएंगे इसको, जो हमारी भारत का नॉर्म है? इस प्रकार की चीज़ें यदि सोशल मीडिया के माध्यम से भी समाज में जाएगी तो एक ये राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित होगा कि लोग अब ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं। तो ये जागरूकता की भाव यूनाइटेड नेशन ने लाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी, जिसमें केवल हमारे जंगल नहीं है बल्कि हमारे एयर भी है, पानी भी है। सबके लिए एक्ट बने हुए हैं। आपको बताऊं 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर के लिए वाटर एक्ट, एयर के लिए 1974 में एक्ट बना एयर एक्ट। परंतु हम कहाँ तक उतर पाए एयर एक्ट में? यहाँ तक उतर आए केवल कि हमने शहर में 5-6 जगहों पे बड़ी बड़ी स्क्रीन डाल दी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग। परंतु क्या आज के युवा उसको कभी देखते हैं? क्या देख के सेंसिटाइज होते हैं कि ये क्या बता रहा है और हमें क्या करना चाहिए? तो अभी हम बहुत पीछे हैं। तो हमें जंगल, जंगल के साथ पानी, पानी के साथ हवा, और इस वर्ष का जो थीम है बीट द प्लास्टिक, जैसे कि आपने बताया, पूरे वर्ल्ड ओवर 400 मिलियन टन पर ईयर प्लास्टिक्स हम वेस्ट करते हैं। अल्टीमेटली कहाँ जाता है? सब समुद्र में। और समुद्र में यदि आप पढ़ें तो जाके नीचे पूरा जमता है, और जमने के बाद क्या होता है? अभी एक लोगों को जानकारी नहीं है, सोचते हैं कि जंगल ही पूरा ऑक्सीजन देता है हमको। आपको बता दें 28% से 30% तक जंगलों से ऑक्सीजन आती है। 78% और एबव समुद्र में जो आपको फाइटोप्लैंक्टन है, जो वहाँ एल्गी है, पीट है, उनसे पैदा होता है। यदि ये 400 मिलियन टन पूरा जाकर अल्टीमेटली बहते बहते वहाँ जाएगा तो वहाँ के जीव जंतुओं और वहाँ के समुद्रों का जो ये पर्यावरणीय जो सेवाएं हैं, जो सेवा वो ऑक्सीजन के रूप में दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख रहा है समुद्र, ये सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। तो आपका जीवन, यद्यपि आप इंदौर में रह के समुद्र से दूर हैं, परंतु आने वाले 20, 25, 50 सालों में गंभीर संकट में आएगा। तो ये प्लास्टिक को लिया गया है। प्लास्टिक केवल आप जैसा मार्केट में देखते हैं नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक में माइक्रो प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक के बाद नैनो प्लास्टिक, जो कि आपके खाने पीने के माध्यम से आपके किडनी में, आपके लीवर में, लंग्स में और ब्रेन में जा रहा है। और जब ये जाता है अंदर शरीर के सेल्स में तो कोशिकाओं की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनको गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसलिए तरह तरह की बीमारियां भी पैदा होती जा रही हैं। लास्ट में सब कुछ तो सरकार कर रही है, परंतु हम अपने बचपन में देखें, इतने अस्पताल नहीं थे, परंतु इतनी बीमारियां भी हमको नहीं दिखाई पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि पुराने लोग 70-80 साल, 90 साल नहीं जिया करते थे। ये तो महर्षि पराशर ने 120 साल अपने ज्योतिष शास्त्र में ही बताया है कि आपका आयु ईश्वर ने दिया 120 साल। तो जो आप सोचते हैं आज हम बहुत अच्छे स्थिति में आ गए, आज आप पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत गंभीर संकट की स्थिति में खड़े हैं। और इसी जागरूकता के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कभी कभी लोग सोच लेते हैं वन विभाग का कार्यक्रम है, वन विभाग भी सोचता है शायद मेरे जंगलों तक ही सीमित ये माध्यम है। ऐसा नहीं, ये जन जन का कार्यक्रम, जन जन के मन का विचार होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कि आपने मुझे यहाँ बुलाने और अपनी बातों और विचार को प्रेषित करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता PC दुबे जी का। आपने बहुत अच्छे विचार हमारे समक्ष रखे। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती किरण बिसेन जी, आप वर्तमान समय वन संरक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उज्जैन में आपकी वर्तमान समय पोस्टिंग है। आप आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हुए संस्था के संपर्क में आए तथा माउंट आबू भी आप विज़िट कर चुके हैं। आप अपने अनुभव युक्त
अनुभव युक्त वक्तव्य रखेंगे। साथ ही साथ समय की सीमा को देखते हुए गागर को सागर में भरने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। सम्मानी मंच और सभा में उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। दुबे सर तो हमारे काफ़ी ग्रैंड सीनियर रहे हैं, उन्होंने तो ज्ञान का भंडार है। साथ ही हेमा दीदी ने जो पर्यावरण का रेखा चित्र खींचा और जिस तरीके से आध्यात्म से उसे जोड़ा, और मुझे लगता है ये समय की ज़रूरत है, पर्यावरण को आध्यात्म से जोड़ा जाना चाहिए, तभी हम इसका नई पीढ़ी के लिए संरक्षण अच्छी दिशा में कर सकेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिज्म इज़ लेम, लंगड़ा है, और स्पिरिचुअलिज्म विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण हो, साइंस के डेवलपमेंट हो, या जो भी आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में टेक्नोलॉजी हो, यदि हम उसको स्पिरिचुअलिज्म से लेके चलते हैं, अध्यात्म से लेके चलते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो आज के टॉपिक के विषय में चूँकि मैं फॉरेस्ट सर्विस को बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए तो बड़ा ये सर्विस भी है और मेरे हॉबी का भी विषय है। बचपन से ही नेचर के प्रति और नेचर के लिए मेरा जो रुझान और झुकाव रहा, इस वजह से शायद मुझे सर्विस भी मिली, मैं ऐसा समझती हूँ। एक शब्द है प्रकृति रक्षति रक्षता। इसका मतलब है कि प्रकृति की आपने यदि रक्षा की तो आपकी रक्षा अवश्य करेगी। हम प्रकृति की रक्षा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसकी रक्षा कर रहे हैं। हम प्रकृति की रक्षा हमें इसलिए करना चाहिए कि हमारा अस्तित्व खतरे में है। यदि हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे अस्तित्व को ही खतरा हो सकता है। कहा जाता है कि जो नेचर है वो आपकी नीड के लिए भरपूर देती है, लेकिन वो आपकी ग्रीड के लिए नहीं देती है। लेकिन मानव का जो विकास का जो पैटर्न हुआ है और जो सोच हुई है, जैसे हेमा दीदी ने सोच को जो सामने रखा कि जिस सोच से हम अनाज उगाते हैं, जिस सोच से हम हर कार्य करते हैं, उस सोच का हमारे प्रकृति के हर तत्व पे प्रभाव पड़ता है। जैसे जो पंच ज कॉन्सेप्ट दीदी ने बताया, जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जन, तो इसमें जो जन है मतलब मानव जो है, ये श्रृंखला में सबसे ऊपर और सबसे प्रभावशाली फैक्टर होता है। ये प्रकृति को बहुत सही दिशा में या गलत दिशा में इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। इसका उदाहरण हम आज देख ही रहे हैं कि विकास बहुत ज़रूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंजर्वेशन। मतलब कंजर्वेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, प्रकृति का और प्रकृति के पांचों तत्वों का हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे हमने 3R का कॉन्सेप्ट तो सुना ही कि रिसाइकल करो, रिड्यूस करो, रीयूज़ करो, लेकिन मुझे लगता है 2 कॉन्सेप्ट उसमें और जोड़े जाने चाहिए। एक रिफ्यूज़, जो हमने अभी सुना, प्लास्टिक को हमें रिफ्यूज़ करना है। सब्ज़ी लेने जाना है तो झोला लेके जाना है, कपड़े का थैला लेके जाना है। ये छोटी छोटी अपनी आदतें हैं जो हमें अपने एक्शंस में लाने हैं। और एक है रीपर्पस। रीपर्पस एक बड़ा गुह्य शब्द है। आप यदि अपने जीवन के बारे में भी सोचते हो कि जीवन के 40 साल अपने कुछ और पर्पस से गुजारे और 40 के बाद आपको कोई ऐसे एकदम से किक आया और ज्ञान की प्राप्ति हुई और आपने अपने जीवन का पर्पस बदल दिया, तो हमें नेचर कंजर्वेशन में और पर्यावरण कंजर्वेशन में भी हमें थोड़ा दूरदृष्टि से देख करके सोचने की और रीपर्पस होने की ज़रूरत है कि इसको किस तरीके से जो बाहरी पोल्यूशन है, पर्यावरण का जो बाहरी पोल्यूशन है, वो आंतरिक पोल्यूशन से बिल्कुल कोरिलेटेड है। जो हेमा दीदी ने बताया कि मानव का मन यदि दूषित है, मानव का मन यदि पॉल्यूटेड है, वो उसके अंदर डिज़ायर्स है, बहुत ज़्यादा
काम, क्रोध, मोह और अहंकार की भावना है, तो नेचर को भी वही प्रोवाइड करता है, वही देता है, और नेचर भी उसे रिटर्न में वही देती है। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, ब्रह्मांड हमें वही चीज़ें वापस करता है। तो ये नेचर के कंजर्वेशन में भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि एक मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम निकाला था 2 साल पहले, मिशन लाइफ। इसका मतलब है हमारे लाइफ का जो मिशन है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें जीना तो है, भगवान ने जो हमें आयु दी है उतना तो हमें जीना है इस पृथ्वी पे। तो मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ ये है, छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में करें आप, जैसे कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मतलब आप घर से निकले तो बिजली का स्विच बंद करें, पानी को वेस्ट ना करें, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे दुबे सर ने भी बताया कि हम छोटी छोटी चीज़ों से हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े बड़े रिसर्च करने हैं, बड़ी बड़ी बातें करनी हैं, बड़े बड़े काम करने हैं। यदि आप अपने डेली रूटीन को भी देख लेते हैं कि मैंने सुबह से शाम तक, जैसे सर ने बताया, कृतज्ञता का भाव, मतलब कितना माइंडफुल होके, कितना अवेयर होके मैंने हर वस्तु को जो नेचर ने मुझे दिया है यूज़ किया। पानी को हो, बिजली को हो, प्रकृति को हो, पेड़ को हो, पौधे को हो, मैंने, उसने मुझे इतना दिया, मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया। यदि इसी थॉट के साथ हमारा यदि दिन स्टार्ट होता है और हर दिन को हम यदि ऐसा सफल बनाते हैं और हर व्यक्ति का यदि इस धरा पर कंट्रीब्यूशन होता है, तो निश्चित मुझे लगता है कि हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, जिस तरीके से हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमारा कार्बन उत्सर्जन में कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं। प्रकृति संरक्षण का मतलब केवल जैसे हमने सुना कि पेड़ पौधे लगाना ही नहीं है, जैसे वन विभाग का मैंडेट है पौधे लगाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जन भागीदारी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अकेला विभाग इतने बड़े मिशन को कर नहीं सकता है। ऑक्सीजन तो हमको सभी को चाहिए। यदि हम इंदौर शहर को ही देखें तो इंदौर शहर की जो अर्बन पॉपुलेशन है 2024 के एक एस्टिमेट के हिसाब से 30 लाख के करीब होगी, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इंदौर शहर में पेड़ कितने हैं? क्या प्रति व्यक्ति एक पेड़ भी हिस्से में आता है? हमने ये सोचने की कोशिश भी नहीं की और सोचा भी नहीं शायद। तो हमें ये सोचना होगा कि कम से कम ये तो हो कि एक पेड़ एक व्यक्ति के हिस्से में आए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप एक पेड़ लगाते हैं तो आपको 10 पुत्र के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इतनी महान और उच्च बातें हमारे सभी पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में कही गई है। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स है नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए। लेकिन हमें थोड़ा अंतरावलोकन करने की ज़रूरत है कि क्या हम उसमें थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेड़ लगाने के लिए आपके पास बहुत सारी ज़मीनें हो। आप अपने किचन गार्डन में, आप अपने आसपास की फैलो लैंड पे कहीं भी आप पौधे लगा सकते हैं, पर पौधे लगाने मात्र तक ही बात नहीं होनी चाहिए, उनका संरक्षण और उनकी सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। मैंने दुबे सर का घर विज़िट किया था। दुबे सर के घर में कम से कम 300 से 400 पौधे लगे हुए हैं, वो भी अमूल्य जड़ी बूटी, रेयर स्पीशीज़ जो आजकल लुप्त होती जा रही हैं, और ऐसी प्रजाति जो शायद आप पूरे इंदौर शहर में भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? उनका ये नेचर के प्रति कंट्रीब्यूशन है, कृतज्ञता है और एक आदर का भाव है कि जो प्रजाति जो है विलुप्त हो रही है उसको वो एक स्पेसिमेन अपने घर में वो बचा के रखें, ताकि नई पीढ़ी को बताया तो जा सके कि ये भी हुआ करता था। तो इस तरीके से जो हमारी सोच होती है, ज़रूरी नहीं है कि हम सेवा में रहते ही ये काम करें। वो आफ्टर रिटायरमेंट भी बहुत अधिक काम करते हैं और मैं उनके कामों से काफ़ी, सर के कामों से प्रभावित हूँ। और हर किसी को इस तरीके से हमें अपनी सोच में लाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि बोला गया है कि पंच महाभूत जो हैं, यदि ये तमो प्रधान होते हैं या इनका हम संतुलन बिगाड़ते हैं तो फिर हमारे लाइफ को ही खतरा हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ MOEF जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब ये कंबाइन देखता है। इसके थोड़े से मैं गवर्नमेंट कार्यक्रम के बारे में बता देना चाहती हूँ, 2 मिनट का टाइम लूँगी
कि वन विभाग क्या क्या ऐसे कार्यक्रम करता है जिसमें जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि आप भी अपना कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकें। पहला तो ये है कि नगर वन एक कॉन्सेप्ट आया कि नगरों में, स्पेशली नगर की ग्रीनरी बढ़ाने के लिए हम क्या करें, तो नगरों में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए नगर वन कॉन्सेप्ट आया, जिसमें आप सभी आमजन जाकर के पौधे लगा सकते हैं। वो लैंड फॉरेस्ट की भी हो सकती है, वो प्राइवेट लैंड भी हो सकती है, वो रेवेन्यू लैंड भी हो सकती है, जिसमें आप अपने माता पिता के जन्मदिन के अवसर पे, अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पे, हर कोई अवसर जो आपको ऐसा लगता है कि ये उत्सव का माहौल है, उसमें एक पौधा आप लगा सकते हैं और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सरकार की एक स्कीम पिछले 2 सालों से चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम। हम सभी जानते हैं कि माँ से हम बहुत इमोशनली अटैच होते हैं और माँ से प्यारा शायद ही कोई भगवान के बाद होता होगा। तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया, मिनिस्ट्री ने लाया कि एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाए। पिछले साल भी ऑलमोस्ट सभी शहरों में पेड़ लगे थे और इस साल भी ये होना है कार्यक्रम, उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और अंकुर अभियान चलता है जिसके तहत आप पौधा लगा के सेल्फी लेकर के उसको अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपको उस पौधे से एक अटैचमेंट हो। अटैचमेंट मैं इसलिए कहूँगी कि पौधा लगाना मात्र सॉल्यूशन नहीं है, जब तक आप उसको अटैचमेंट डेवलप नहीं करेंगे और उसकी सुरक्षा और उसका संरक्षण नहीं करेंगे। इसलिए वो कॉन्सेप्ट लाया गया था कि आप में एक अटैचमेंट डेवलप हो। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चल रही है सरकार की, जिसमें आप लोग समय समय पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रेनी सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है, हरियाली महोत्सव होता है, कई प्रकार के कार्यक्रम विभाग ऑर्गेनाइज करता है, कई एनजीओज ऑर्गेनाइज करते हैं, कई सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और लास्टली मैं यही कहूँगी कि वॉच योर एवरी फुट स्टेप, कि हम प्रकृति को कहीं नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें यही संदेश दिया, पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं, और इस संदेश को हम अपने जीवन का संकल्प ज़रूर बनाएंगे। इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय माननीय भ्राता संजीव श्रीवास्तव जी। आप लंबे समय से संस्था के संपर्क में रहें और समय समय पर हमें आपका सहयोग मिलता रहता है। वर्तमान समय आप सरल तथा कर्मठ अधिकारी के रूप में नगर निगम के वाटर डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि इस विषय पर प्रकाश डालेंगे तथा समय की सीमा को देखते हुए सारगर्भित रूप में इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। आज के विश्व पर्यावरण दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय हेमलता दीदी, सम्मानित मंचासीन, उपस्थित देवियों, सज्जनों, ब्रह्म कुमारी इसकी बहनें, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से पर्यावरण और आज विश्व पर्यावरण की जो महत्ता है और जो इस बार की उसकी थीम है कि एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने को लेकर के इस बार की थीम है, उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं चूँकि पानी के क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो मैं संक्षेप में पानी के बारे में आपसे बात करूँगा। जैसा कि हम रोज़ देखते हैं या अक्सर पेपर में पढ़ते हैं, आज के पेपर में भी बहुत कुछ आप देख रहे होंगे कि वर्ष 2050 तक इतने शहरों में या इतने अरब पॉपुलेशन पानी की समस्या को झेलेगी। और दिनों दिन हमारे देखने में भी आता है, गर्मियों में भी हम देखते हैं, तो आप इवन अपने शहर की बात करेंगे तो कई क्षेत्रों में हमको पानी की गंभीर समस्या की बातें पढ़ने में आती हैं या हम खुद भी कई बार उससे प्रभावित होते हैं। तो यदि मोटा मोटा एक बहुत ही साधारण भाषा में हम समझें तो थोड़ा सा पानी की एक कैलकुलेशन के बारे में यदि समझें तो अपने हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में विश्व की कुल लगभग 17% आबादी है और जो विश्व का स्वच्छ जल है उसका 4% हमारे हिस्से में है। तो एक पहला गैप तो हमको यही दिखता है कि हमारे हिस्से में 17% आबादी है और जल के जो उपलब्धता है वो 4% है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पृथ्वी का, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का 70% हिस्सा जो है वो पानी है, लेकिन उसमें से अधिकतर पानी जो है 97% पानी जो है वो कि समुद्र के रूप में खारा पानी, जो कि हम सीधे सीधे उपयोग में
नहीं ला सकते हैं। उसको भी आजकल उपयोग में लाया जा रहा है कई शहरों में, जैसे चेन्नई में ला रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत ही महंगी प्रक्रिया होती है। फिर जो 2.5-3% पानी बचता है उसमें से भी बहुत सारा पानी जो है पोलर में आइस के रूप में जमा है, फिर ग्राउंड वाटर है, फिर नदियों में। तो बिल्कुल जो आप कहेंगे कि हमको उपलब्धता है पानी की, वो मुश्किल से 0.3% है। यदि आप इसको 100 लीटर पानी के रूप में देखें तो 100 लीटर पानी में से 97 लीटर तो समुद्र में है, बचा 3% है, उसमें जो बर्फ़ के रूप में सब कुछ हटाने के बाद जो आपको नदी और भूजल के रूप में मिलता है वो मात्र 30 ml है। 100 लीटर में से 30 ml, दिखने में हमको लगता है कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन 100 लीटर पानी में से सिर्फ 30 ml पानी की उपलब्धता हमको है, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे दिनों दिन आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है और पानी की संकट हम झेलते हैं। बात ये आती है कि क्या कोई उपाय है या नहीं। समस्या के बारे में हमेशा हमको बताया जाता है कि पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। देखिए, हमारे पास पानी एक तो प्रकृति से प्राप्त होता है वर्षा के रूप में। तो पहला चीज़ है वर्षा के जल को हम जितना अधिक से अधिक सहेज सकें, और दूसरा है रीयूज़ कर सकें, और तीसरा अपनी जागरूकता पैदा करके उसका जो दुरुपयोग है, जो अपनी छोटी छोटी आदतों में परिवर्तन ला के नल खुला छोड़ना, पानी में लीकेज होना, आरओ के पानी को वेस्ट कर देना, इस तरह जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें उनको भी अपना करके हम अपनी आदतों में परिवर्तन ला के पानी की बचत कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आप देख रहे होंगे व्यापक रूप से काम हो रहा, पूरे देश में काम हो रहा है। जैसे भी स्वच्छता की मुहिम चली थी, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पूरे देश में मुहिम चलाई जा रही है। हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में भी अभियान चल रहा है। आप पढ़ते भी होंगे पेपर में कि नगर निगम इंदौर ने बहुत ही वृहद स्तर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम किए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पिछले दिनों एक इसके एक्सपर्ट आए थे, मुझे उनको सुनने का मौका मिला, तो उन्होंने उससे एक कदम और आगे बोला। हालांकि ये चीज़ अभी, चूँकि हमारे शहर में उतना जल संकट नहीं, तो हमें थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन जो गुजरात के कच्छ और राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्रों में ये पहले से अपनाया जा रहा है, जिसमें वो क्या करते हैं, घर में अपना एक टंकी बनाते हैं जिसको वो टाका कहते हैं, और उसमें रेन वाटर का जो बिल्कुल साफ़ पानी, छत का पानी आता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको साल भर उपयोग करते हैं। तो जो अभी एक्सपर्ट आए थे, मुंबई से आए थे, उनका ये कहना था कि हम भी अपना मकान बनाते समय जितना पानी हमारी छत में गिरता है उसको एक तो पहले ज़मीन में पहुंचाने की, हमको जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए अरेंजमेंट बनाना, वो तो बनाना ही बनाना है, लेकिन कम से कम 20% पानी जो है हम उसको टंकी बना कर के इकट्ठा करें। घर बनाते ही समय हम एक अपना बड़ा सा टैंक बनाएं और कम से कम 20% पानी, जो कि 25,000 लीटर, 50,000 लीटर, और बड़े घरों में 1 लाख लीटर तक भी हो सकता है, और उस पानी को हम वर्ष भर जब भी हमें पानी की दिक्कत होगी उस समय हम उपयोग कर सकते हैं। हमारे लिए चूँकि अभी हमारे शहर में उस स्तर तक अभी तकलीफ़ नहीं है, तो हमारे लिए नया हो सकता है, लेकिन ये भी एक उपाय है। और आने वाले ये बहुत अच्छा उपाय है। आज देखिए, यदि कहीं बिल्कुल किसी के घर में ये होता है कि पानी पूरी तरह ख़त्म हो गया, मालूम पड़ा टैंकर भी नहीं मिल रहा, एक बहुत बड़ी परेशानी ऐसे समय पे होती है। यदि हमारे पास एक स्टोरेज बना रहेगा, हमारा अपना स्टोरेज शुद्ध जल का, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सबने आमंत्रित किया, आप सबने सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता संजीव श्रीवास्तव जी का। आपने हमें जल का महत्व बताया। सचमुच जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, और हमारा भविष्य सुरक्षित है। इसके पश्चात हमारे बीच आदरणीय उषा दीदी जी उपस्थित हैं। आप बचपन से ही आध्यात्मिकता में रुचि होने के कारण संस्था के संपर्क में आए तथा विगत 31 वर्षों से समर्पित रूप से इस संस्थान में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप इंदौर ओम शांति भवन में हेमलता दीदी के संग रहकर तथा मंदसौर जिले का भी सेवाओं का आपके माध्यम से कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। ऑलराउंडर तथा कर्मठता आपकी व्यक्तित्व की विशेषता है। तो दीदी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप हमें राजयोग अनुभूति कराएंगे। ओम शांति।
मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगण, सभा में उपस्थित माई और बहनें, आज हम सभी यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण, जीवन संरक्षण विषय पर हम सभी ने हमारे वक्ताओं से सुना। अभी सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। ओम शांति। हे प्रकृतिपति, प्रकृति जीत, मैं आत्मा प्रकृति का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरा शरीर पांच तत्वों से बना हुआ प्रकृति जीत है। इस प्रकृति जीत में एक चैतन्य शक्ति, अति सूक्ष्म आत्मा विराजमान है। जो इस प्रकृति को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, परम ज्योति है। मैं आत्मा इस सुंदर प्रकृति, जिसमें जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये पांचों तत्व हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना हमारा जीवन का संरक्षण असंभव है। पर्यावरण का संरक्षण असंभव है। मैं आत्मा जो प्रकृति जीत हूं, इस पांचों तत्व को मैं सकाश दे रही हूं। प्रकृति, जल जो हमारी प्यास बुझाती है, जो खेतों को सिंचाई करती है, हरा भरा बनाती है, हरी भरी वसुंधरा दिखाई देती है। अग्नि जो खरपतवारों को जलाकर नष्ट करती है। वायु जो हमें शीतल हवा प्रदान करती है। पृथ्वी तो हमारी माँ है, जो हमारी पालना कर रही है। आकाश तत्व जिसकी चादर के नीचे हम सब छत्र छाया के नीचे विराजमान हैं। ये प्रकृति हमें जीने के लिए कितने प्रकार के अनाज देती है। ये अनाज ही हमें शक्तिशाली बनाते हैं।
हे प्रकृति माँ, आप अपनी गोद में हमें कितनी पालना दे रही हो, कितनी शक्ति प्रदान कर रही हो। मैं आत्मा सचमुच दिल से इस प्रकृति को धन्यवाद करती हूँ कि हे प्रकृति, मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी, जो आपने मुझे प्रकृति की छांव दी है, हरी भरी वसुंधरा हमें दी है। इतनी सुंदर प्रकृति जो हमारे आँखों को भी बहुत रोशन करती है। ऐसी प्रकृति का भी मैं सदा ध्यान रखूंगी। हे प्रकृति जीत आत्मा, इन 5 तत्वों को मैं दिल से सकाश देती हूँ कि प्रकृति हलचल में भी अपने आप को अचल कर ले। दिल से वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारे बीच पर्यावरण संरक्षण के ऊपर लघु नाटिका लेकर संगम नगर सेवा केंद्र से कन्याएं आई हैं। आप सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी।
कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा। सभी जोरदार तालियों से इन बच्चियों का उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। इन्होंने हमें यही संदेश दिया कि पेड़ को बचाएं तथा जीवन को बचाएं। अब मैं आदरणीय प्रेमलता दीदी को आमंत्रित करती हूँ। आप विगत 30 वर्षों से समर्पित रूप से ओम शांति भवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरल मृदुभाषी तथा गंभीर व्यक्तित्व की धनी आदरणीय प्रेमलता दीदी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप आज हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प कराएंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ओम शांति। सभी अपना राइट हैंड आगे करेंगे। आज हम सभी पर्यावरण संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी मिलकर के प्रतिज्ञा करेंगे। भाई लोग बोलेंगे करता हूँ और बहनें बोलेंगे करती हूँ। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि घर घर में पेड़ लगाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, पेड़ों की हम करेंगे रक्षा, तभी होगी जीवन की सुरक्षा। हम पानी, बिजली, भोजन, पेट्रोल, गैस आदि बचाएंगे, धरती को शक्तिशाली बनाएंगे। हम प्रदूषण को रोकने में सहयोग देंगे, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे, रीयूज, रिसाइकिल को
जीवन मंत्र बनाएंगे, वेस्ट को भी बेस्ट बनाएंगे। हम मन के संकल्पों और प्राकृतिक साधनों की बचत करेंगे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे। ओम शांति। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी हम पौधे लगाएंगे और पर्यावरण दिवस मनाएंगे। हमारे अतिथियों को प्रसाद तथा गिफ्ट दिया जा रहा है। आप सभी तालियों से स्वागत कीजिए, तालियों से उनका गुस्सा बढ़ाएं। इसके पश्चात पौधे लगाया जाएगा। उसके पश्चात सबको गुरुवार का भोग भी वितरित किया जाएगा। इसलिए आप सब अपने स्थान पर बैठे रहिए, जाइएगा नहीं। केवल 5 मिनट का और प्रोग्राम बाकी है। वृक्षारोपण के बाद सभी स्टेज में आएंगे तो तब आ जाइए। बेसेन जी आप भी आइए। पर्यावरण दिवस यह प्यारा सारा विश्व मनाए। पर्यावरण दिवस यह प्यारा सारा विश्व मनाए। चिंता कुल वैज्ञानिक सबको दे आवाज जगाए। अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान। पर्यावरण दिवस यह प्यारा सारा विश्व मनाए। चिंता कुल वैज्ञानिक सबको दे आवाज जगाए। अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान। बढ़ रहा प्रदूषण दुनिया में खतरे के बादल छाए। छेद हुआ ओजोन पर्व में सुनकर दिल घबराए। बढ़ रहा प्रदूषण दुनिया में खतरे के बादल छाए। छेद हुआ ओजोन पर्व में सुनकर दिल घबराए। तापमान बढ़ रहा निरंतर, तापमान बढ़ रहा निरंतर, कैसे रोक लगाएं। चिंता कुल वैज्ञानिक सबको दे आवाज जगाए। अब तो जाग अरे इंसान, अब तो जाग अरे इंसान। धरती पर हरियाली। आज किस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, साथ ही साथ हमारे आदरणीय मंचासीन अतिथियों का धन्यवाद, जो आपने अपने अमूल्य समय, व्यस्त समय निकालकर, व्यस्त होते हुए भी आपने अपना समय दिया। साथ ही साथ हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय हेमलता दीदी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद। दीदी जी बहुत व्यस्त होते हुए भी अपना समय